नासा ने एक क्लीन एयर स्टडी की थी जिसके मुताबिक उसने कुछ ऐसे लिस्ट ऑफ प्लांट्स बनाए थे जो कि हवा में से डिफरेंट तरह की टॉक्सिक गैसेस को हटाने में बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। और उसी में से एक टॉक्सिक गैस होती है फॉर्मेल्डिहाइड, जो कि हमारे घरों में जो कि गैस चलता है या फिर कैरोसिन का यूज़ करना या फिर जो हाउस होल्ड की कंस्ट्रक्शन के लिए जो मटेरियल यूज़ होता है, इवन जो हीटर्स अगर हम यूज़ करते हैं जो कि ठंडे प्रदेश होते हैं जहाँ पे हीटर्स का ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, ऐसी जगहों पे फॉर्मेल्डिहाइड बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रोड्यूस होता है। और फॉर्मेल्डिहाइड बेसिकली अगर बहुत ज़्यादा मात्रा में लिया जाए तो वो कैंसर पैदा कर सकता है या फिर रेस्पिरेटरी डिजीजेस पैदा कर सकता है। सो बेसिकली ये जो एक प्लांट है, ये फॉर्मेल्डिहाइड को हवा में से हटाने के लिए सबसे एफिशिएंट माना गया है और वो है रबर प्लांट। रबर प्लांट बेसिकली एक ट्री होता है जो कि अपने जो नेटिव स्पेसेस होते हैं वहाँ पे 50 फीट हाइट तक भी पहुँच सकता है। ये बेसिकली साउथ ईस्ट एशिया यानी कि मलेशिया, थाईलैंड जैसी जगहों से आता है और इसमें एक तरह का सैप निकलता है जिसका यूज़ किया जाता है रबर प्रोडक्शन के लिए। लेकिन अब ये एज एन इंडोर प्लांट भी बहुत फेमस है और स्पेशली बिकॉज अगर आप ध्यान से देखें तो इसकी बहुत ही ओवल शेप्ड की ग्लॉसी लीव्स होती हैं और ये डिफरेंट तरह के वैरायटीज़ में अवेलेबल है। एक तो है ये बरगंडी वाली जो कि डार्क ग्रीन कलर में होती है और एक होती है वैरीगेटेड वर्जन भी मार्केट में अवेलेबल है। सो इस प्लांट की अगर एक बेस्ट फीचर की बात करें तो ये भी लो लाइट कंडीशंस में बहुत अच्छे से सरवाइव कर सकता है, क्योंकि अगर आप देखें तो इसकी बहुत ही डार्क कलर की ग्रीन लीव्स होती हैं और ये इसीलिए ईजिली लो लाइट कंडीशंस में भी रखा जा सकता है। लेकिन जो इसका वैरीगेटेड वर्जन होता है सो डेफिनेटली वो थोड़ा ब्राइटर लाइट को ज़्यादा पसंद करता है। ये मेरा प्लांट एक तरफ को ज़्यादा झुक रहा है। अगर आप ध्यान से देखें, ये एक्चुअली फोटोट्रॉपिज्म की वजह से होता है, यानी कि जब हम प्लांट्स को इंडोर रखते हैं तो वो लाइट की तरफ झुकना शुरू हो जाते हैं। तो इसके लिए आप अगर प्लांट्स को इंडोर रख रहे हैं तो उसको समय समय पे रोटेट करते रहें ताकि वो एक तरफ को ना झुके। इसमें जो सॉइल है वो नॉर्मल जो हम इंडोर प्लांट्स के लिए सॉइल बनाते हैं, गार्डन सॉइल, कोकोपीट और कंपोस्ट को मिला करके वो आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। डेफिनेटली वेल ड्रेनिंग होना चाहिए, पानी नहीं रुकना चाहिए। वाटरिंग की अगर बात करें तो इसकी मिट्टी को बीच बीच में सूखना पसंद है, उसके बाद ही आप इसमें वाटरिंग करें। अगर बहुत ज़्यादा ओवर वाटरिंग करेंगे तो रूट सड़ने का डर रहता है। रीपॉटिंग इसकी तभी करें जब इसकी रूट्स या तो आपको ड्रेनेज होल से दिखना शुरू हो जाएं या फिर आपको लगे कि इसकी अब ग्रोथ नहीं हो रही है या फिर आपको बार बार फ्रीक्वेंट वाटरिंग करनी पड़ रही है। ये कुछ साइंस होते हैं जिसका मतलब है कि ये बहुत ज़्यादा रूट बाउंड है और उसी समय पे इसकी रिपोर्टिंग करिएगा। तो समर और स्प्रिंग सीजन सबसे बेस्ट सीजन है रिपोर्टिंग करने के लिए। हर 1 से 2 महीने में आप इसको इसके ग्रोइंग सीजन में फर्टिलाइज कर सकते हैं, क्योंकि ये भी एक ट्रॉपिकल प्लांट है तो इसका जो ग्रोइंग सीजन है वो समर और स्प्रिंग ही होता है। मेजरली इसमें जो एक शिकायत होती है कि ये ग्रो नहीं कर रहा है या फिर बहुत ज़्यादा स्लो ग्रो कर रहा है। ये बेसिकली स्लो ग्रोइंग प्लांट ही होता है, बहुत जल्दी ग्रो नहीं करता है, तो थोड़ा सा पेशेंस रखना ज़रूरी है। और दूसरा जो तरीका है, इसकी प्रूनिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है ताकि इसमें ब्रांचेस निकल सके, क्योंकि अगर इसकी एक लंबी सिर्फ स्टॉक होती है तो उसको हमें सपोर्ट देने की ज़रूरत पड़ती है। सो इसीलिए इसकी समय समय पर प्रूनिंग करते रहें और उस कटिंग को आप प्रोपोगेट कर सकते हैं। तो इसको प्रोपोगेट करना बहुत ही आसान होता है, स्टेम कटिंग से हम इसे ईजिली प्रोपोगेट कर सकते हैं। तो ये वाला जो प्लांट है वो मैंने बेसिकली इस वाले प्लांट से मैंने प्रोपोगेट किया था और नहीं, ये ऑलमोस्ट मैंने 1 साल पहले प्रोपोगेट किया था। तो आज मैं आपको प्रोपोगेट करके दिखाती हूँ इससे। लेट्स डू इट। प्रोपोगेशन के लिए आप इसके लिए लगभग 4 इंच से इसे प्रोपोगेट कर सकते हैं। तो मैं इसे
यहाँ से प्रोपोगेट करने वाली हूँ। आप सिंपली जस्ट इसको यहाँ से कट कर देंगे। तो मैं इसको इस तरह से कट कर दूंगी। कट करने में आपको ये कुछ वाइट कलर का सैप दिखाई देगा। इसी का यूज़ एक्चुअल में रबर बनाने के काम में आता है, लेकिन ये आईज़ के लिए टॉक्सिक होता है, तो ध्यान रखिएगा इसे आई कांटेक्ट में ना आने दें। इसको आप इजीली वाटर में प्रोपोगेट कर सकते हैं। तो इसकी जो लोअर लीव्स है वो मैं हटा दूंगी। और लोअर लीव्स हटाने के बाद इसको ईज़िली पानी में हम प्रोपोगेट कर सकते हैं। आप चाहें तो ये लीव्स ऐसे वॉश करने के बाद और इसे दोबारा से पानी चेंज करके इसे रख सकते हैं। और इसमें रूट्स जब दिखना शुरू हो जाएंगी तो इसे मैं मिट्टी में ट्रांसफ़र कर दूंगी। आप चाहें तो इसे डायरेक्टली मिट्टी में भी प्रोपोगेट कर सकते हैं। मुझे यूजुअली वाटर में प्रोपोगेट करना ज़्यादा आसान लगता है, क्योंकि इससे रूट्स दिखती हैं और पता चलता है कि प्रोग्रेस हो रही है या नहीं, तो इसलिए मैं पानी में ज़्यादा प्रोपोगेट करती हूँ। ये जो कट है इसको आप सिंपली टिश्यू पेपर से टैप करके साफ़ कर दीजिएगा। और ये कुछ दिन में हील होने के बाद इसकी जो ये नोड्स हैं यहाँ से न्यू ग्रोथ होना स्टार्ट शुरू हो जाएगी। तो बेसिकली इससे ब्रांच भी ग्रो होगी, और क्योंकि ये एक ट्री फॉर्म में होता है तो जितनी ज़्यादा ब्रांचेस होंगी ये उतना अच्छा और सुंदर लगेगा। कई जगहों पे आप देखेंगे ये इन्फॉर्मेशन भी आती है कि इसको लीव से भी प्रोपोगेट किया जा सकता है, तो इसे करके देखते हैं। बेसिकली क्या होती है कि लीव्स में रूट्स तो आ जाती हैं, लेकिन इससे एक प्रॉपर ट्री फॉर्म हो नहीं सकता, क्योंकि इसमें कोई भी नोड नहीं बचती है। तो लेट्स सी, इसमें भी एक एक्सपेरिमेंट करते हैं एंड मैं आपको अपडेट करती रहूँगी। अपने रूम में एक ट्रॉपिकल वाइब देने के लिए ये प्लांट सबसे बेस्ट है। और दूसरा, क्योंकि इसको ग्रो करना बहुत आसान है, तो आप इसे इजीली ग्रो कर सकते हैं अपने होम पे। तो इसे ज़रूर लेकर के आइएगा अपने इंडोर कलेक्शन में ऐड करने के लिए। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। कमेंट करके बताइएगा, और मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।